और पाक ऑक्यूपाई कश्मीर की 24 सीटें, क्योंकि वो हमारा है, हमने रिजर्व रखी है मान्यवर 24 सीटों को। देश की संसद में होम मिनिस्टर अमित शाह ने कहा था कि भारत का पीओके पर अधिकार है और जे&के असेंबली में पीओके के लिए 24 सीट्स भी रखी गई है। और पाक ऑक्यूपाई कश्मीर की 24 सीटें, क्योंकि वो हमारा है, हमने रिजर्व रखी है मान्यवर। आपने ये बयान तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक बार ऐसा हुआ था कि जम्मू कश्मीर के महाराजा को अपने सिक्योरिटी गार्ड को ये तक बोलना पड़ा कि अगर कल तक इंडियन एयरफोर्स के लड़ाकू विमान श्रीनगर नहीं पहुंचे तो मुझे गोली मार देना। जी हाँ, ये कहानी है पीओके की। लेकिन ये पीओके है क्या एंड व्हाई इज इंडिया पाकिस्तान फाइटिंग ओवर इट? और क्या इस बार इंडिया सच में सीरियस है इसे पाकिस्तान से वापस लेने के लिए? और अगर इंडिया सीरियस है भी तो ये राह इतनी आसान नहीं होगी। क्या ये पीओके इशू नेक्स्ट वर्ल्ड वॉर को ट्रिगर कर सकता है? तो चलिए जानते हैं आज की वीडियो में। मेरा नाम है सुधांशु और आप देख रहे हैं क्लैरिटी कास्ट। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो पहले समझते हैं कि पीओके है कहां और इसका क्या महत्व है। दरअसल पीओके पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को बोला जाता है, जो जम्मू एंड कश्मीर के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में सिचुएटेड है और ये एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है एज इट शेयर्स द बॉर्डर विद सेंट्रल एशिया एंड शिनजियांग रीजन ऑफ चाइना। और ये एरिया अप्रोक्सीमेटली 85,000 स्क्वायर किलोमीटर्स में फैला हुआ है एंड इज इनहैबिटेड बाय नियरली 4 मिलियन पीपल। और यहाँ दुनिया के बेहतरीन माउंटेन्स के साथ ब्रेथ टेकिंग सीनरीज भी है एंड द रीजन ऑल्सो पोजेसेस सिग्निफिकेंट नेचुरल रिसोर्सेज। लेकिन इतनी सुंदर जगह एक फाइटिंग प्लेग्राउंड कैसे बनी? तो चलिए इस प्रॉब्लम के रूट कॉज को समझते हैं और जानते हैं कि कैसे महाराजा हरि सिंह की एक गलती की वजह से आज तक पूरे एरिया को एक कॉन्फ्लिक्ट का रीजन बना दिया गया और आज तक पीओके और जे&के में शांति स्थापित नहीं हो पाई। So let's deep dive into the history. During British rule, the undivided province of Jammu and Kashmir was governed by Maharaja Hari Singh under Britishers. And during 1947 partition, Britishers ने सभी provinces को choice दिया था कि या तो वो पाकिस्तान से जुड़ जाए या इंडिया से। लेकिन हरि सिंह ने एक स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट साइन किया और दोनों में से किसी भी देश के साथ ना जुड़ के इंडिपेंडेंट रहने का फैसला किया। लेकिन ये फैसला उन्हें बहुत भारी पड़ा और अक्टूबर 1947 यानी आजादी के 2 महीने बाद ही पाकिस्तान ने मिलिशिया ट्राइब्स की हेल्प से कश्मीर को इन्वेड कर दिया। हरि सिंह की सेना उनका मुकाबला नहीं कर पाई और धीरे धीरे पाकिस्तान बैक्ड इर्रेगुलर फोर्सेस ने कश्मीर के नॉर्थ वेस्टर्न रीजन पे कब्जा करना शुरू कर दिया। और जब महाराजा हरि सिंह को लगा कि वो हारने वाले हैं, तब तक ये पाकिस्तान बैक्ड ट्राइबल्स जे&के की कैपिटल श्रीनगर पहुंचने वाले थे। और तब जाके महाराजा ने भारत से हेल्प मांगी और सरदार वल्लभ भाई को फोन लगाया और आर्मी भेजने की रिक्वेस्ट की। लेकिन सरदार वल्लभ भाई ने हरि सिंह के सामने कंडीशन रखी कि भारत कश्मीर की हेल्प तभी करेगा जब वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन IOA पे साइन करे और भारत में मर्ज हो जाए। और फिर क्या था, अपनी जमीन पर पाकिस्तान का कब्जा देखते हुए हरि सिंह ने ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन IOA साइन किया। इसके बाद इंडियन आर्मी ने काउंटर अटैक शुरू किया और धीरे धीरे सभी इन्वेडर्स को रिपेल करना शुरू किया। लेकिन तभी कहानी में एक ट्विस्ट आता है। भारतीय सेना ने ट्राइबल मिलिशिया को रिपेल करना शुरू ही किया था। तभी अचानक से लॉर्ड माउंटबैटन, जो भारत के पहले गवर्नर जनरल थे, उनके कहने पर जवाहरलाल नेहरू ने यह कश्मीर का मुद्दा UNSC में उठाया एंड एज अ रिजल्ट UN ने तभी सीज फायर करने को कहा और दोनों फोर्सेस जहां हैं उस लाइन को फ्रीज कर दिया एंड जे&के को डिस्प्यूटेड टेरिटरी डिक्लेयर कर दिया। यही लाइन आज LOC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के नाम से जानी जाती है। इसके साथ ही UN ने एक रेजोल्यूशन निकाला और उस रेजोल्यूशन में कहा गया कि पहले पाकिस्तान आर्मी को पूरा इलाका खाली करना होगा और उसके बाद वहां प्लेबिसिट यानी जनमत संग्रह होना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान आर्मी ने वहां अपना ऑक्यूपेशन कभी नहीं छोड़ा और वो प्लेबिसिट कभी हुआ ही नहीं। इसके बाद पाकिस्तान के पास पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर POJK एंड गिलगिट बाल्टिस्तान रीजन रहा और भारत के पास जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो चलिए अब बात करते हैं सिचुएशन सिंस 1947। After accession, the Indian part of J&K followed the democratic path and enjoyed a special status as per Article 370 of the Indian Constitution. वहीं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड एरिया को वहां की गवर्नमेंट ने 2 हिस्सों में बांट दिया, जो थे सो कॉल्ड आजाद जम्मू एंड कश्मीर एंड द नॉर्दर्न एरियाज व्हिच कंसिस्टेड ऑफ गिलगिट बाल्टिस्तान। और इस एरिया में ना तो कोई डेवलपमेंट हुई और ना ही उन्हें वहां अपने देश का पार्ट माना गया।
उल्टा पाकिस्तान अथॉरिटीज ने वहां के लोगों पर जुल्म करना शुरू कर दिया। And the worst part is that till date they are facing issues like lack of freedom of speech, resources का exploitation, ecological degradation और discrimination against the local population। यही नहीं, पाकिस्तान इस एरिया से स्पॉन्सर करता है टेरर लॉन्च पैड along with the line of actual control, where terrorists are trained and sent across the border inside Indian territory। और इन्हीं वजहों से यहाँ के लोग काफी टाइम से पाकिस्तान गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। And meanwhile, the Indian side of Jammu and Kashmir enjoys several freedoms, like freedom of speech and expression, जो कि enshrined है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, and they are free to follow and propagate their religion। तो ये था POK और इंडियन कश्मीर का प्रेजेंट सिनेरियो। But are there any recent attempts being taken by Indian government to take back POK, or is it just election rhetoric? वैसे तो इंडिया ने कभी कोई सीरियस अटेम्प्ट नहीं किया टू टेक ओवर POK, बट बीते कुछ सालों में देयर हैज बीन नॉइज क्रिएटेड बाय द पॉलिटिशियंस ऑफ द रूलिंग पार्टी अबाउट टेकिंग बैक POK। बट टेकिंग इट बैक बाय फोर्स इज नॉट अ गुड आइडिया, क्योंकि इसमें हजारों लोगों की जान जाएगी और पाकिस्तान के साथ न्यूक्लियर वॉर और न्यू वर्ल्ड वॉर शुरू होने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। And for a rising power with booming economy, it's only a fool's choice to go with war with a failed state। तो फिर गवर्नमेंट क्या कर सकती है? Rather than using force, we can convince the people of POK that their future lies within India, and they can also prosper like the people of Indian Jammu and Kashmir। ये सब बोलना तो बहुत आसान है, लेकिन ये सब होगा कैसे? इसके दो पहलू हो सकते हैं, जैसे पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली। सबसे पहले तो गवर्नमेंट पॉलिटिकली कम्युनिकेट कर सकती है टू द पीपल इन POK एंड गिलगिट बाल्टिस्तान, वेयर इट कैन हाईलाइट द फ्रूट्स ऑफ डेमोक्रेसी एंड प्रोग्रेस इन इंडिया। और यही नहीं, जैसे कि हम जानते हैं कि हिस्टोरिकली POK की सीट्स रिजर्व्ड है एंड इन J&K पार्लियामेंट दे आर केप्ट वेकेंट। आई फील दिस विल क्रिएट अ पॉजिटिव इंपैक्ट ऑन पीपल। दूसरा ऑप्शन है ऑन इकोनॉमिक लाइंस। वेल, वी ऑल नो दैट पाकिस्तान इज अ फेल्ड स्टेट, whose collapse is imminent, और वहां की इकोनॉमी एकदम खस्ता हालत में है और इसी वजह से वहां के लोगों की बेसिक नीड्स तक पूरी नहीं हो पा रही। पीपल ऑफ पाकिस्तान आर फेसिंग चैलेंजेस लाइक रिसोर्स एक्सप्लॉयटेशन। वैसे तो POK पाकिस्तान की वाटर सिक्योरिटी में कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन उसे इस यूटिलाइजेशन का कॉम्पनसेशन कभी नहीं मिलता। एक्सटर्नल इंटरफेरेंस, चाइना यहाँ अपना चाइना इकोनॉमिक पाकिस्तान कॉरिडोर यानी CPEC बना रहा है, जो यहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज और इकोलॉजी को लॉस पहुंचा रहा है। और इन सब एग्जाम्पल से साफ जाहिर होता है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट सिर्फ POK के नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करना चाहती है और उनके लिए वहां रहने वाले लोगों का कोई महत्व नहीं है। भारत POK के लोगों की इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन और पुअर लिविंग कंडीशंस को हाईलाइट करके उन्हें J&K में मर्ज करने के लिए प्रेरित कर सकता है। तो आपको क्या लगता है, व्हाट शुड बी द पॉलिसी ऑफ इंडिया टू टेक बैक POK? हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। And if you like the video, don't forget to like, share and subscribe to the channel. The channel's name is Clarity Cast. मेरा नाम है सुधांशु। Thank you for watching the video.